इस अहम जायजे में सीधे असल मुद्दा की तरफ आते हैं। आज हम जनूबी एशिया की बदलती हुई जोग्राफियाई सियासत और पाकिस्तान की अंदरूनी पॉलिसियों में होने वाली बड़ी तब्दीलियों का तफसीली जायजा ले रहे हैं। तो चलिए इन बज़ाहिर पेचीदा खबरों को बिल्कुल आसान और वाज़े अंदाज में समझने की कोशिश करते हैं। आप देखिए, तफसीलात में जाने से पहले एक बहुत ही बुनियादी सवाल जहन में आता है। वो ये कि एक ही वक्त में होने वाले ये मुख्तलिफ वाक़यात, यानी सरहदों की सिक्योरिटी से लेकर अंदरूनी माशी फैसलों तक, ये सब मिलकर हमारे आज के इस इलाकी मंजरनामे को आखिर किस तरह शक्ल दे रहे हैं। ये एक ऐसी कड़ी है जिससे मिलाना बहुत ज़रूरी है। तो आइए अपने इस एजेंडे पर नज़र डालते हैं। हम शुरू करेंगे पाक अफ़गान सरहद पर कशीदगी से, फिर बात होगी मुल्की तवानाई के शोबे की इस्लाहात पर, इसके बाद इलाकाई तिजारत और सरमायाकारी, और आखिर में हाईकोर्ट के जजों के हालिया तबादलों का जिक्र होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं अपने पहले हिस्से की, यानी पाक अफगान सरहद पर हालिया कशीदगी, सिक्योरिटी की सूरत हाल और सामने आने वाले अहम बयानात की। अगर हम इस टाइमलाइन पर गौर करें तो तस्वीर बिल्कुल वाज़े हो जाती है। याद है मार्च में जंगबंदी की जो कोशिशें हुई थीं? खैर, ईद पर जो जंगबंदी का वक्फा मिला वो बस 3 दिन का ही था और वो अब ख़त्म हो चुका है। यानी इस वक्त कोई सीज़फायर नहीं चल रहा। और इसी का नतीजा है कि 26 और 29 अप्रैल को जनूबी वजीरिस्तान के इलाके अंगूर आडा में सरहद पार से गोलाबारी की रिपोर्ट सामने आई। अब जरा दफ्तर खारजा के इन सरकारी आदाद व शुमार को देखिए। 52 अफगान तालिबान की जानिब से की जाने वाली सरहद पार फायरिंग और दहशतगर्दी के नतीजे में 52 शहरी शहीद हो चुके हैं। ये कोई मामूली बात नहीं है, बल्कि ये एक इंतहाई संगीन हकीकत है जो बॉर्डर की असल सूरत हाल को बेनकाब करती है। और बात सिर्फ यहीं ख़त्म नहीं होती। इसी मुसलसल सरहदी अदम इस्तेहकाम की वजह से 84 अफराद जख्मी भी हुए हैं। ये वो भारी जानी नुकसान और इंसानी कीमत है जिसे किसी भी तौर पर नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बल्कि पेचीदा सूरत हाल है। दोनों तरफ से बयानात का वाज़े तसादुम देखने को मिल रहा है। एक तरफ पाकिस्तान आलमी बरादरी पर अपनी कुर्बानियों को तस्लीम करने पर जोर दे रहा है और अफगानिस्तान की शहरी हलाकतों के इल्ज़ामात और बरतानिया के सिफारती मौक़िफ़ को बेबुनियाद और ज़मीनी हक़ाइक़ के बिल्कुल उलट करार देकर सख्ती से मुस्तरद कर रहा है, जबकि दूसरी जानिब अफगान इल्ज़ामात और बरतानवी मौक़िफ़ अपनी जगह मौजूद हैं। अगर हम इस सब के मकामी असरात की बात करें तो अंगोर अड्डा के मकामी कबाइलियों में शदीद तशवीश पाई जाती है। उनकी रिपोर्ट्स के मुताबिक वहां नहते शहरियों और ख़ास तौर पर बच्चों को निशाना बनाया जा रहा है, जिससे पूरे इलाके में एक शदीद खौफ और बेचैनी की फ़िज़ा बन गई है। लेकिन इस सब के बावजूद कबायली अमायदीन ने यह भी वाज़े कर दिया है कि वो किसी भी जारियत के ख़िलाफ़ पाक फ़ौज के साथ शाना बशाना खड़े हैं। सिफारती और सियासी हक़ाइक़ तो अपनी जगह, लेकिन हाल ही में काबुल की एक शहरी की एक वीडियो भी वायरल हुई है। इस वीडियो में वो शहरी बराह रास्त पाकिस्तानी अस्करी क़यादत से मदद की अपील कर रहा है। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि सरहद के दोनों जानिब आम आवाम किस कदर बेचैनी और परेशानी के आलम में है। चलें अब बैरूनी सिक्योरिटी से निकलकर बात करते हैं अपने दूसरे हिस्से की, यानी मुल्की तवानाई के शोबे में होने वाली इस्लाहात और इस्तेहकाम पर हुकूमत की ख़ास तवज्जो की। हाल ही में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदारत में लाहौर में जो इजलास हुआ, उसका मरकज़ी नुक्ता बहुत वाज़ेह था। हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है घरेलू सारिफीन के लिए आसामियाँ पैदा करना, सन्नतों को बग़ैर किसी तातल के बिजली फराहम करना, लाइन लॉसेस को हर सूरत कम करना और बिजली के टैरिफ को मुस्तहकम रखने के लिए एक ठोस और जामे हिकमत अमली बनाना। इन मकासद के हसूल के लिए एक बाकायदा मरहलावार हिकमत अमली बनाई गई है। पहला कदम बिजली की तरसील के निज़ाम को बेहतर करना। दूसरा कदम जो लाइन लॉसेस होते हैं, यानी तरसील के दौरान जो बिजली ज़ाया या चोरी होती है, उसमें नुमाया कमी लाना। और तीसरा कदम यह है कि ये तमाम इस्लाहात इस तरह नाफिज की जाएं कि अवाम और सनतों के मफादात पर कोई आँच ना आए। मईशत के इसी तसलसल को आगे बढ़ाते हैं और आते हैं अपने तीसरे हिस्से की तरफ, इलाकाई तिजारत और सरमायाकारी, जिसमें ख़ास तौर पर उज़्बेकिस्तान और सूबा सिंध के हवाले से अहम पेशरफ्त हुई है। ये एक बहुत ही अहम आला सतह की मुलाकात थी। इसमें गवर्नर सिंध, उज़्बेकिस्तान के नौवीं रीजन के गवर्नर, उज़्बेक सफ़ीर और ताजिर बरादरी के अहम नुमाइंदे जैसे चेयरमैन बिजनेसमैन ग्रुप मोहम्मद ज़ुबैर मोतीवाला और सोहेल मोटन शरीक थे। इस वक्त की मौजूदगी ही ये जाहिर करती है कि दोनों ममालिक बाहमी तजारत को बढ़ाने के लिए कितना संजीदा हैं। और अगर इन शोबों पर नज़र डाली जाए जो उज़्बेक सरमायाकारों के लिए खोले जा रहे हैं, तो ये फहरिस्त काफ़ी मुतासिरकुन है। इसमें धाबेजी स्पेशल इकोनॉमिक जोन, टेक्सटाइल, ज़राअत, मैन्युफैक्चरिंग, लॉजिस्टिक्स और तवानाई के अहम शोबे शामिल हैं। ये एक ऐसा ब्लूप्रिंट है जो मुस्तक़बिल में तिजारती हजम को कई गुना बढ़ाने की सलाहियत रखता है। इस सारी बातचीत का हतमी नतीजा और असल मकसद क्या था?
وہ یہ کہ دونوں ممالک نے اس بات پر مکمل اتفاق کیا ہے کہ کاروباری برادری کو مزید اور بہتر سہولیات فراہم کی جائیں گی تاکہ دو طرفہ تجارتی حجم کو تیزی سے اور فعال انداز میں بڑھایا جا سکے۔ اب بات کرتے ہیں آج کے آخری حصے کی، ملکی گورننس اور انتظامی امور، خاص طور پر ہائی کورٹ کے ججوں کے تبادلوں اور انتظامی اپڈیٹس کی۔ پشاور ہائی کورٹ کی جانب سے حال ہی میں ایک باضابطہ نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے جس کے تحت 51 ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن ججز اور ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن ججز کے تبادلے کیے گئے ہیں۔ عدالتی نظام میں ایک ہی وقت میں اتنی بڑی سطح پر تبادلے انتظامی نظام کو فعال بنانے کی ایک اہم کڑی ہے۔ اور یہ تبادلے کوئی عام نوعیت کے نہیں ہیں، ان کے ذریعے خاص طور پر ان کلیدی عدالتوں کو ہدف بنایا گیا ہے جو انتہائی اہم مقدمات سنتی ہیں۔ ان میں احتساب عدالتیں، انسداد دہشت گردی کی عدالتیں اور کنزیومر کورٹ شامل ہیں۔ اس اقدام کا سیدھا سا مقصد ان اہم اداروں کو مکمل طور پر فعال رکھنا اور ان کی کارکردگی کو بہتر بنانا ہے۔ تو اب جب ہم اس جائزے کے اختتام پر ہیں تو غور کرنے کی اصل بات یہ ہے کہ ایک طرف بارڈر سیکیورٹی کا یہ انتہائی حساس دفاعی چیلنج اور دوسری طرف توانائی اور تجارت کی پالیسیوں میں بڑی معاشی اصلاحات لانے کی کوششیں، کیا یہ دو متوازی راستے، یہ متوازن مگر مشکل عمل ہمارے خطے کے فوری مستقبل کو کس طرح شکل دیں گے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو یقیناً ہمیں حالات پر مزید گہری نظر رکھنے پر مجبور کرتا ہے۔